तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं एकदम रोड मैप बताऊंगा कि अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या आपको जॉब करना है, या आपको इंडस्ट्री में जाना है इस फील्ड में, तो क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। अगर अब्रॉड में भी जाना है पीएचडी करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा यहाँ पर, उसके बाद मैं वन बाय वन पूरा डिटेल्स में बताऊँगा थ्रू आउट द कोर्स। तो शुरू करते हैं। अगर आप बैचलर्स में हैं तो पहले तो आपको कोर्स वर्क में और अपना बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मेरे अनुसार बेसिक्स इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपका फंडामेंटल्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, अगर आप केमिस्ट्री से हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो भी पार्ट हो आपका उसमें पूरा पकड़ होना चाहिए। ठीक है। एकेडमी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। मार्क्स का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मार्क्स के से मैं एकेडमिया को जज नहीं करता हूँ, मेरा ऐसे जजमेंट नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको आपको अच्छे से आना चाहिए और आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, भले आपको मार्क्स मिले ना मिले। सेकेंड पॉइंट कि आप सब कुछ कुछ इंटर्नशिप आपको करना चाहिए। अब बात है कि इंटर्नशिप सर कैसे मिलेगा। तो इंटर्नशिप मिलने के लिए उसका डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ। फर्दर आप जब वीडियो देखिएगा तो आपको मैं बताऊँगा कि आपको इंटर्नशिप कैसे मिलेगा, कैसे ईमेल करना है, सीवी फॉर्मेट क्या होगा, सीवी कैसे है, कैसे आपको ईमेल करना है प्रोफेसर को कैसे ढूंढना है, इसके बारे में मैं बताया हूँ वहाँ पर जाके। तो आपको वहाँ से पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। जस्ट आप ये याद रखिए कि आपको इंटर्नशिप करना है, थोड़ा रिसर्च एक्सपीरियंस गेन करना है ड्यूरिंग यर पीएचडी। बैचलर से मास्टर्स का ट्रांजिशन जो होता है वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे आपका बहुत सारी चीज़ डिसाइड होता है। बैचलर से अगर मास्टर्स ट्रांजिशन कर रहे हैं, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, सपोज सेकेंड ईयर में है और आप थर्ड ईयर में हैं, एंड ईयर में, या आप बैचलर्स कंप्लीट करके एक साल ड्रॉप दे दिए, ड्रॉप से इतना मैटर नहीं करेगा। आपको फोकस करना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम दे के ही आप मास्टर्स में जा सकते हैं। मास्टर्स बहुत सारे जगह में मिलता है, जैसे आईआईटी में मिल जाएगा आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितना भी इंडिया में वहाँ पर मिल जाएगा। एब्रॉड में भी मास्टर्स होता है, लेकिन उसके लिए आपका कैपिटल अच्छा होना चाहिए, मतलब आपका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होना चाहिए, तब यहाँ पर जाना अच्छा होगा, क्योंकि फुल फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिलता है मास्टर्स में, एब्रॉड में। ठीक है। तो अगर आपको इंडिया में मास्टर्स करना है तो बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप बहुत कम पैसे में मास्टर्स कर सकते हैं और एजुकेशन भी बहुत अच्छा होता है, जैसे जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर। ठीक है। तो एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको 2-3 जगह मैं बताऊँगा, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे जाता हूँ। तो अगर आप बैचलर्स के सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में, या बैचलर्स कंप्लीट कर लिए, या आप बैचलर कंप्लीट करके गैप दे के अभी सोच रहे हैं आप उसको फर्दर कीजिएगा, 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है गैप आपका, क्या करना चाहिए। देखिए कुछ कुछ एग्ज़ाम का मैं नाम बताऊँगा, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। जैसे एक एग्ज़ाम है टी आई एफ आर कंडक्ट एग्ज़ाम होता है, एक कंडक्ट करवाता है, उसके थ्रू आप बहुत जगह में एमएस एडमिशन ले सकते हैं, एमएस पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। और पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा आईआईटी जैम बोल के एग्ज़ाम होता है, इसमें जितना भी आईआईटी है आपका, उसके अलावा जितना भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मोस्ट ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड आईआईएससी बेंगलोर, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं अपना मास्टर्स के लिए। ठीक है। प्लस आईआईटी में जा सकते हैं। उसके अलावा जो मेरा फेवरेट एग्ज़ाम है वो है आपका गेट बी। पहले इसको जेएनयू सीईबी से जाना जाता था, जेएनयू कंडक्ट कराता था, फिर आरसीबी कराता था, अब एनटीए कराता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जितना भी बायोटेक कोर्सेज हैं ऑल ओवर इंडिया में, अगर आप बायोटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो गेट बी का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। और एग्ज़ाम के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको वहाँ पर 5,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है फॉर द एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। और बाकी चीज़ों बाकी कोर्सेज के लिए थोड़ा ज़्यादा फेलोशिप मिलता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में अगर बायोटेक में एंट्री लेना है तो ये एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा एक एग्ज़ाम है CUET PG। यहाँ पर आप जितने भी अदर कोर्सेज हैं लाइक लाइफ साइंसेज, जूलॉजी, बोटनी, वहाँ पर आप पीजी में मतलब मास्टर्स में जा सकते हैं ये एंट्रेंस देके। तो अब ये 2 एंट्रेंस, ये 4 एंट्रेंस जो मैं आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्वालिफाई करना होगा। कैसे क्वालिफाई करना होगा ये मैं डिटेल में बताया हूँ, फर्दर वीडियो देखिएगा, मैं लिख के रखा हूँ पहले से, मटेरियल्स भी कुछ कुछ प्रोवाइड किया हूँ। तो आई होप ये आपको समझ आ गया कि क्या क्या करना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं चलता, तो ये मैं आपको पहले बता दिया कि क्या करना चाहिए, क्या एंट्रेंस है, कैसे प्रिपरेशन करना है, फर्दर वीडियो आपको मिलेगा। अब मैं आता हूँ कि आप जब मास्टर्स आप एनरोल कर लिए, कोई भी यूनिवर्सिटी में चले गए, तो आपका पहला फोकस क्या होना चाहिए और उसके बाद आपको क्या क्या करना चाहिए। तो अगर आप मास्टर्स में एनरोल कर चुके हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या रखना पड़ेगा कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके पहले ही रखना है। क्या? अगर आपको पीएचडी करना है या आपको रिसर्च में जाना है तो कोई भी एक जीआरएफ निकाल लीजिए, कोई भी एक जीआरएफ कोशिश कीजिए फर्स्ट ईयर नहीं तो सेकंड ईयर के अंदर मास्टर्स होते होते आपका निकल जाए, ना आपको गैप लेना चले, मतलब गैप ना लेना पड़े, यही कोशिश कीजिएगा। मैं तो अपना एमएससी का फर्स्ट सेमेस्टर में निकाल लिया था, तो आप जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो पाए निकाल लीजिएगा जेआरएफ। ठीक है। जेआरएफ 3 प्रकार का आप दे सकते हैं और बहुत सारे हैं, बट कोई भी फेलोशिप जो आपको 5 साल तक दे, जैसे सबका प्यारा CSIR नेट जेआरएफ,
इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा क्या होता है, ICMR JRF होता है। उसके अलावा क्या होता है, DBT JRF होता है। और उसके अलावा क्या होता है, DST का फेलोशिप भी होता है। ठीक है, तो उसके अलावा अगर ये सब छोड़ दीजिए, अगर सपोज ये आपका नहीं है, तो बहुत सारे आपका अदर फाउंडेशन है, जैसे रिलायंस है, अडानी है, आपका अजीम प्रेम जी है, उन लोगों में से भी बहुत सारा फंडिंग एजेंसी फंड देता है आपको 5 साल के लिए। अगर 5 साल के लिए कोई भी फंडिंग आपका है, एन इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट करते हैं अदर देन दिस फेलोशिप्स, तो आप वहाँ पर भी PhD में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले ये निकालिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग मास्टर्स करने टाइम आपको फ्रेम होना चाहिए, पहले से फ्रेम वर्कआउट होना चाहिए। आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, आपका किस में इंटरेस्ट है, मतलब स्पेसिफिकली अगर सेल बायोलॉजी में है तो सेल बायोलॉजी नहीं बोलना है। सेल बायोलॉजी के अंदर कौन सा सेल्स, अगर आप बोलिएगा सेल सिग्नलिंग में मेरा इंटरेस्ट है, सेल सिग्नलिंग भी बहुत बड़ा टर्म है। सेल सिग्नलिंग के अंदर कौन सा सिग्नलिंग में हेल्प, मतलब आप काम करना चाहते हैं। अगर सब बोल दिए GPCR में काम करना इच्छा है आपका सर, तो GPCR का भी बहुत सारे लैब होता है। सेल लाइन में एक्सपेरिमेंट होता है, स्ट्रक्चर बायोलॉजी के लैब में काम होता है, आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स का काम हो सकता है। किस में आपको इंटरेस्ट है ये पता होना चाहिए। तो दैट पार्ट यू नीड टू फिगर इट आउट ड्यूरिंग मास्टर्स, कि कौन सा रिसर्च इंटरेस्ट आपको जाना चाहिए, क्या आपको अच्छा लगता है, ये फिगर आउट ड्यूरिंग मास्टर्स आप कर लीजिए। जितना करिएगा उतना अच्छा होगा। तो पहले इसमें फोकस कीजिए, इसको फोकस कीजिए। उसके अलावा क्या क्या फोकस करना है, वो हो गया रिसर्च एक्सपीरियंस। तो कुछ यूनिवर्सिटी में, जैसे आपका बहुत सारे यूनिवर्सिटी में होम, मतलब खुद के यूनिवर्सिटी में डिजर्टेशन करवाता है। ठीक है, और वहाँ पर आप 6 महीने के लिए, नहीं तो 1 साल के लिए, 6 मंथ नहीं तो 1 ईयर के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है डिजर्टेशन या रिसर्च एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इतना फैसिलिटी नहीं होता है, एज वी नो। तो क्या करना चाहिए, उस सिनेरियो में आपको करना है वही सेम प्रोसेस जैसे इंटर्नशिप के लिए किए थे। CV बनाना है तगड़ा वाला, एक करिकुलम बिटा। उसके बाद आपको ईमेल करना है उस प्रोफेसर्स को जहाँ पर आप रिसर्च एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं। इंडिया में अगर मैं बताऊँ तो दिल्ली रीजन की मैं बात करूँ तो NII है, RCB फरीदाबाद है, ICGE भी है, NIPGR है। उसके अलावा आपका JNU यूनिवर्सिटी है, जामिया है, DU है, IIT दिल्ली है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। CV करना है रिसर्च इंटरेस्ट के साथ, प्रोफेसर को बताना है कि सर मैं डिजर्टेशन करना चाहता हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ से इस यूनिवर्सिटी बिलोंग करता हूँ, मेरा ये मार्क्स है, मेरा CV है, आपके अंडर मेरे को डिजर्टेशन या एक शॉर्ट टाइम रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है। ये भी बताऊँगा डिटेल्स में कि कैसे आपको करना है फर्दर वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना पता होना तो सही होगा। उसके साथ साथ जैसे पहले मैं बता दिया था, एंट्रेंस एग्जाम पहले निकाल लेना है। ठीक है, उसके अलावा क्या करना है, कोर्स वर्क। अगर आप बैचलर्स में आपको अभी भी लगता है कि कोर्स वर्क आपका सही से नहीं हुआ था, आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप डेफिनेटली बेसिक्स के ऊपर काम कीजिए और उसको क्लियर कीजिए जितना जल्दी हो पाए। वो करने के बाद आता है मेन फंडा। ये तो हो गया सर, JRF निकाल लिए, आपने मास्टर्स कर लिया, अच्छी जगह से डिग्री मिल गया आपको। आप बोल रहे हैं कि सर अब 2 चीज़ आता है इंडिया में, अगर हम इंडिया में हैं तो 2 चीज़ आता है। क्या आता है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, एकदम स्किप नहीं करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, सर मैं मास्टर्स कर लिया, JRF निकल गया। अब 2 सिनेरियो आता है, एक होता है इंडस्ट्री, एक होता है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में अगर आप चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप को आपको करना है, या आप चाहते हैं कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, या आप चाहते हैं बाहर अब्रॉड में PhD करूंगा, या मैं इंडिया में PhD करूंगा, डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। इंडस्ट्री, सर मुझे जॉब करना है, मेरे को और पढ़ना नहीं है, तो जॉब में भी आप जा सकते हैं। जॉब 2 तरह से हो सकता है, एक आपका PSU सेक्टर हो गया गवर्नमेंट का, और एक हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर हो गया। ठीक है, दोनों सेक्टर में आप जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले इधर आप गेट निकाल लीजिए। गेट एग्ज़ाम होता है, मैं इसके बारे में भी डिटेल में बताऊँगा, या CSR नेट के बारे में बताऊँगा डिटेल में। ये दोनों एग्जाम को निकाल के रख दीजिए। अगर आप CSR नेट क्वालिफाइड है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी में। जैसे अभी हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आपका वैकेंसी निकला है, तो आप अगर CSR नेट क्वालिफाइड है तो आप एलिजिबल है वहाँ अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो आप जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास गेट और CSR नेट होगा तो आप इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। इंडस्ट्री मतलब भारत बायोटेक है हम लोग के इंडिया में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक है, बायोकॉन है, बहुत सारे इंडस्ट्री में। अपने लिंक्डइन में मेरा नाम है संजय दास MSc, ये नाम से आपको लिंक्डइन मिलेगा, मैं लिंक भी दे दूंगा। वहाँ पर मैंने एक बायोटेक इंडस्ट्री का जितना भी इंडस्ट्री है इंडिया में उसका एक PDF शेयर किया हूँ। वहाँ पर जाके आप उसका ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर सकते हैं क्या क्या जॉब में निकलता और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो आप मन बना लिए कि PhD करूँगा, तो आप JRF आपके पास मिल गई। आपके पास जब मन बना लिया आपने
सब चीज़ के ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, डोंट वरी। तो आप मन बना लिए कि हाँ आपको पीएचडी करना है, राइट, आपको पीएचडी करना है। तो पीएचडी आप 2 पार्ट में डिवाइड, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं नहीं नहीं सर मैं अब्रॉड में पीएचडी करूँगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नहीं सर इंडिया में करूँगा, इंडिया में बहुत सारे, दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। ये मत सोचिए कि बाहर है तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा बात नहीं है, इसका भी मैं आपको बताऊँगा बहुत सारे डिटेल्स में। तो कहाँ आपको करना है इसके ऊपर अगर मन, पहले ये सब शॉर्ट लिस्ट कर लेना है, कंफ्यूज नहीं रहना ज़िंदगी में, कंफ्यूज रहने से डिसीजन नहीं ले पाएगी, कभी भी नहीं ले पाइएगा, ठीक है। तो आप सपोज इंडिया में करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, और आप उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भर दीजिए, जेआरएफ दे दीजिए, अपना मार्क्स दे दीजिए, मार्क्स जैसे आप भरे थे फॉर्म वैसे भरना है आपको, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में आपका क्वेश्चन जगह वही मैं पहले बताया था बैचलर्स में और मास्टर्स में कि आपको बेसिक्स अच्छा से आना चाहिए। अगर आपका बेसिक्स अच्छा होगा, आपको बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक के बारे में पता है, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, वेस्टर्न ब्लॉट कैसे चलता है, आपका एचडीएस पेज क्या होता है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। कौन सा प्रोटीन एक्सप्रेशन करने से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ओवर एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इसके चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इंटरव्यू क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन मैं पहले ही बताया था आपका रिसर्च इंटरेस्ट ये आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी आप पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडमली अप्लाई कर देंगे, जहाँ हो जाएगा चले जाएंगे, ठीक है। उसमें आपको स्ट्रगल फेस करना हो सकता है, क्योंकि पीएचडी 5 से लेकर 7 साल का होता है। अगर रिसर्च इंटरेस्ट आपका नहीं है उसमें तो आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा, पहले बता दे रहा हूँ, भले ही आपके पास पैसा है, ठीक है। तो पीएचडी आप एनरोल करने के बाद पीएचडी करते करते जो आपको फोकस करना है वो है कि अच्छा मैं अपना रिसर्च एंड एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा रखूँगा। एकेडमिक हो गया, रिसर्च बैकग्राउंड मतलब साइंटिफिक एप्टीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए, पोटेंशियल अच्छा होना चाहिए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम को आप कैसे अराइज कर रहे हैं, प्रॉब्लम कैसे अराइज कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं, मेथोडोलॉजी डिज़ाइन करना आता नहीं आता है, रिजल्ट को एनालिसिस करना आता नहीं आता, उससे कंक्लूडिव कुछ रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट निकालना आता नहीं आता है। पीएचडी डिग्री होता है आपको रिसर्च करने का एक डिग्री होता है कि रिसर्च कैसे करना चाहिए, क्या उसका प्रोसेस है, कैसे आप सीखिएगा, ये एक डिग्री होता है जहाँ पर आपको नॉट ओनली रिसर्च बट ऑल्सो इन द लाइफ फिलोसफी सिखाता है कि लाइफ को देखने का नज़रिया आपका थोड़ा अलग होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। आप बोल सकते हैं कि सर पीएचडी करके बहुत लोग तो बेकार रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। डेफिनेटली जॉब की कमी है इंडिया में, उसको मैं कभी नलीफाई नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप अपने तरफ से बेस्ट रखते तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और जो एक प्रोसेस होता है वो प्रोसेस के बारे में बात बताता हूँ, बाकी लूप होल्स तो हर सिस्टम में होता है, कैसे उसको आपको टैकल करना है उसके बारे में मुझे को पता नहीं, मैं खुद एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। बाकी आपको जो पाथ फॉलो करने से आपको वो चीज़ में अचीव हो जाएगा उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जब पीएचडी हो जाएगा तो बहुत सारे पीएचडी के बाद भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपना अपना पॉइंट रखते हैं कि पीएचडी करूँगा तो इधर मैं पोस्ट डॉक करने चले जाऊँगा, नहीं तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर दूँगा, नहीं तो साइंटिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर दूँगा, नहीं तो मैं आरए पोजीशन ज्वाइन कर लूँगा इंडिया में। आरए कीजिएगा तो 70 से लेकर 80 हज़ार रुपये पर मंथ मिलेगा आपको। पोस्ट डॉक करने जाइएगा तो 2 से लेकर 3 लाख रुपये मिल ही जाता है एब्रॉड में, लेकिन खर्चा हो जाता है 2-1.5 लाख के आसपास। असिस्टेंट प्रोफेसर भी शुरू कीजिएगा तो आपके 80 हज़ार से पेमेंट शुरू हो ही जाएगा, और साइंटिस्ट भी स्टार्ट कीजिएगा तो आपको 1 लाख के आसपास आपका शुरू हो ही जाएगा। तो आप पीएचडी करने के बाद अगर आपको जॉब रियली मिलता है, कुछ पोजीशन मिलता है और आपका रिसर्च में दम होता है, आपको अच्छे से रहता है, मतलब इट्स नॉट लाइक सिंपल थिंग्स नहीं है, मिलना नहीं मिलना ये मेरे को पता नहीं, बट मैं जो मिलता है जो पॉसिबिलिटीज़ है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये 4 चीज़ है जो आप कर सकते हैं और उसमें से आपको जो है सैलरी अच्छा खासा मिलता है। बाकी सिक्योरिटी कितना मिलेगा उस जॉब में कि नहीं मिलेगा वो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मैं जस्ट आपको बताया कि ये पाथ जर्नी कैसे फॉलो करना है। वहाँ पर भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, वहाँ पर भी आपका रिकमेंडेशन लगेगा, वहाँ पर भी आपका रिसर्च एप्टीट्यूड देखा जाएगा, वहाँ पर भी आपका रिसर्च एक्सपीरियंस देखा जाएगा, क्या क्या पेपर पब्लिश किया उसमें भी देखा जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर देखा जाता है, उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट होगा। बाकी ये प्रोसेस जो आपको बताया ये आपको फॉलो करना है। बाकी 1 by 1 कैसे जाना है उसके बारे में फर्दर वीडियो बनाया हूँ, 1 by 1 देखते रहिए। मटेरियल भी ऐड कर दिया हूँ, आपको बहुत सारे हेल्प मिलेगा इस कोर्स से, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मेरे को अभी तक सोशल मीडिया में फॉलो नहीं कीजिए तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे सोशल मीडिया में हूँ, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में, व्हाट्सएप में भी हूँ, उसके अलावा मैं यूट्यूब में हूँ और ट्विटर में भी हूँ। सब जगह मैं अपडेट देते रहता हूँ और बच्चे लोगों को अवेयर करते रहता हूँ चीज़ों के बारे में। अगर अभी तक नहीं किए तो कर लीजिए। कोर्स अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, उसमें आप सजेस्ट कीजिए, लोगों को बताइए, शेयर कीजिए कि ऐसा कोर्स एक अवेलेबल है जहाँ पर पूरा लाइव थ्रू आउट द लाइव